हेलो फ्रेंड्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था, उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम ग्लैंड्स स्टार्ट करने वाले हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें हम सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पैनक्रियाज और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सलेवरी ग्लैंड से जो एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, उसमें एक बार ये पूछा गया है कि ये कितने पेयर्स होते हैं। तो ये 3 पेयर्स होते हैं, यानी अगर हम सलेवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये टोटल 6 होते हैं। अब इनके पोजीशन क्या होती है और इनकी डक्ट्स कौन सी होती है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनता है, तो इनको हम देखते हैं। सलेवरी ग्लैंड में जो आप सबसे पहला ग्लैंड पढ़ते हो वो है पैरोटिड ग्लैंड्स। अब ये पैरोटिड ग्लैंड्स होता कहाँ है? तो होता है ये हमारे चिक्स या ईयर के पास, जैसे ईयर्स के पास जो हमारा गाल होता है वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स होता है और इसकी जो डक्ट होती है, यानी जिसके थ्रू इसका सिक्रेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशंस डक्ट। अगर आप इसको डायग्राम में देखना चाहें कि कहाँ इसकी पोजीशन होती है, तो ये ईयर के पास आपका जो चिक्स होता है वहाँ पे आपका पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है और लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इसकी जो डक्ट होती है, जो इसके सलाइवा को सिक्रीट करती है, उस डक्ट को हम नाम देते हैं स्टेंसन्स डक्ट। क्या नाम देते हैं? स्टेंसन्स डक्ट। अब ये डक्ट ओपन कहाँ पे होती है? ये डक्ट ओपन होती है अपर वेस्टिब्यूल में। अपर वेस्टिब्यूल मतलब जो अपर जॉ होता है हमारा, ठीक है, अपर जॉ में टिथ है और ये चिक्स है, तो इनका जो स्पेस होता है वहां पे जाके ये डक्ट ओपन होती है। कौन सी डक्ट? स्टेंसन्स डक्ट। अगर हम बात करें कि ये कितना सलाइवा रिलीज करती है, तो ये 25 से 30% ऑफ टोटल सलाइवा सिक्रीट करती है। यानी ये अगर हम बात करें एक दिन में 100 ml सलाइवा सिक्रेट होता है, तो उसमें से 25 से 30 ml सलाइवा जो है वो पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करती है। इसका जो सिक्रेशन होता है वो कंट्रोल होता है 9th क्रेनियल नर्व के द्वारा। 9th क्रेनियल नर्व आप जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आप पढ़ोगे। इन स्नेक्स पॉइजनस ग्लैंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। आपने देखा है कि जो स्नैक्स होते हैं उनके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनमें पॉइजन होता है, ठीक है, और जब वो बाइट करते हैं तो वो मतलब जिस पर्सन को बाइट करते हैं उस पर्सन की बॉडी में वो पॉइजन रिलीज हो जाता है। तो स्नैक्स में ये जो पॉइजनस ग्लैंड होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है किसकी? पैरोटिड ग्लैंड की। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये एक बार नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने सलेवरी ग्लैंड्स पे आते हैं, जिसका नाम है सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी। देखिए, मैंडिबल एंड मैक्सिला ये बोन होती हैं, ठीक है, जो जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे या फिर जब आप बोन्स वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम नाम देते हैं सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलर, इसलिए क्योंकि जो अपर जॉ होता है और जो लोअर जॉ होता है उन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आपका ये अपर जॉ है, ये आपका लोअर जॉ है, यहाँ पे जो चिक्स है यहाँ पे ये कहीं प्रेजेंट होंगे। ये मैक्सिमम सलाइवा सिक्रीट करती है, रिलीज 70%, यानी मैक्सिमम सलाइवा जो है वो सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है यही रिलीज करती है। इनका जो सिक्रेशन है वो 7th क्रेनियल नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है, और इनकी डक्ट को क्या बोलते हैं? इनकी डक्ट को हम बोलते हैं वॉटन्स डक्ट। क्या कहते हैं? वॉटन्स डक्ट। अब ये वॉटन डक्ट्स अपना सलाइवा सिक्रीट कहाँ करती है? ये सिक्रीट करती है अपने सलाइवा को लोअर जॉ में, यानी निचला जो जबड़ा होता है वहाँ पे ये अपने सलाइवा को सिक्रीट करती है। इसकी आप अगर पोजीशन देखना चाहो तो ये आपका अपर जो है, ये लोअर जो है, ये यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सबलिंगुअल्स की। सबलिंगुआ, देखिए लिंगुआ जो टर्म है वो यूज करी जाती है टंग के लिए, ठीक है, लिंगुआ जो टर्म है वो यूज करी जाती है किसके लिए? टंग के लिए। तो सबलिंगुअल का मतलब क्या है? जीभ के नीचे ये ग्लैंड प्रेजेंट होगा, उस ग्लैंड का नाम क्या है? सबलिंगुअल। स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, अगर हम सलाइवरी ग्लैंड में बात करें, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, रिलीज करता है मिनिमम सलाइवा। मिनिमम सलाइवा यानी 5% सलाइवा के आसपास जो है सबलिंगुअल सिक्रीट करता है। इसका जो सिक्रेशन है वो भी 7th क्रेनियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसकी जो डक्ट होती है उसे हम बोलते हैं रिवीनियस डक्ट। क्या बोलते हैं? रिवीनियस डक्ट।
सो यहाँ पर आपको जो याद रखना है मेनली तीनों ग्लैंड्स याद रखनी है और तीनों ग्लैंड्स के जो डक्ट्स हैं मेनली उन्हें याद रखना है। जैसे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी डक्ट को हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेनसन्स डक्ट। जो सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी हमारा ग्लैंड है उसकी डक्ट को हम बोलते हैं वॉटन्स डक्ट। क्या बोलते हैं? वॉटन्स डक्ट। और जो हमारी सबलिंगुअल है उस सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट को कहा जाता है रिवेनियस डक्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके सिक्रेशन की तो पैरेटिड ग्लैंड जो है 25 से 30% सिक्रेशन करता है सलाइवा का। जो हमारा सबलिंगुअल या सब मैक्सिबल है ये अप्रॉक्सीमेटली 75% के आसपास सिक्रेशन करता है सलाइवा का। और सबलिंगुअल की बात करें तो ये मिनिमम 5% सलाइवा सिक्रेट करता है। कंट्रोल की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड का जो कंट्रोल है वो 9th क्रेनियल नर्व के पास होता है। और सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी की बात करें तो इन दोनों ग्लैंड का जो कंट्रोल होता है वो 7th क्रेनियल नर्व के पास होता है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं आगे और सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं। हम सलाइवा के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि सलाइवा बनता किन चीज़ों से है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक दिन में 1.5 लीटर के आसपास सलाइवा रिलीज होता है। कितना? 1.5 लीटर के आसपास पर डे सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा की पीएच की बात करें तो ये 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। इसमें 99.5% वाटर होता है और 0.5% सॉल्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं? 99.5% वाटर होता है, 0.5% सॉल्यूट्स होते हैं। इन दोनों से मिलकर सलाइवा बनता है। अब सॉल्यूट हैं तो सॉल्यूट बेसिकली आयंस होंगे। ठीक है, और भी अदर चीज़ें होती हैं। तो अगर हम आयंस की बात करें तो इसमें जो आयन होते हैं वो सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं, क्लोराइड होता है एंड बाइकार्बोनेट होता है। अब क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको आना चाहिए। जो क्लोराइड होता है ये कोफैक्टर होता है सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम के लिए। किसके लिए? सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम के लिए कोफैक्टर होता है। कौन? क्लोराइड। अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट की तो बाइकार्बोनेट क्या काम करता है? एक्ट करता है एज अ बफर। बफर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो क्या करता है? किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बाइकार्बोनेट भी यहाँ पे क्या करेगा? पीएच मेंटेन करेगा। क्या करेगा? पीएच मेंटेन करेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया क्लोराइड क्या है? कोफैक्टर है सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम का। कोफैक्टर का मतलब क्या होता है? देखिए ये एक एंजाइम है सेलेवरी अमाइलेज। ठीक है, ये अपनी एक्टिविटी करेगा। अपनी एक्टिविटी को और एफिशिएंटली करने के लिए इन्हें कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो वो कोफैक्टर कौन है? क्लोराइड है। अब आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको चोट लग जाती है तो वो अपने सलाइवा को ही उस पर रगड़ने लग जाते हैं, अपनी चोट को चाटने लग जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो देखिए जो सलाइवा होता है उसके अंदर कुछ एक्टिव बैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं। जैसे हम बात करते हैं वहाँ पे लाइजोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायोसाइनाइड नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। और हम बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है, IgA जिसे आप कहते हैं, वो भी इस सलाइवा में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें सलाइवा में कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है सेलेवरी अमाइलेज। सेलेवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं और इसके फंक्शन की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद एक और एंजाइम यहाँ पे होता है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज करा गया है, किस लिए? जैसे मैंने बताया टंग के ऊपर लाइपेज रिलीज होता है तो इसलिए हम इसे लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, लिंगुअल लाइपेज जो होता है इनएक्टिव होता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट होता है। आपको सलाइवा के बारे में हमने बता दिया कि इसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, इससे कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। अब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। होता क्या है? फोल्ड ऑफ एपिथेलियल सेल एक्सटेंड डाउन इनटू लैमिना प्रोप्रिया एंड फॉर्म कॉलम ऑफ सिक्रीटरी सेल्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखो होता क्या है कि जब मैंने आपको लेयर्स पढ़ाई थी, अब गट की जो लेयर्स होती हैं उसमें पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है गट की, सबसे अंदर जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे हम? म्यूकोसा। ठीक है, अब मैंने बताया था म्यूकोसा 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन सी? एक तो सबसे अंदर होती है, कौन सी होती है सबसे अंदर?
सबसे अंदर होती है एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम के बाद आता है लैमिना प्रोप्रिया, जहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मान लो ये लैमिना प्रोप्रिया है, ठीक है। और ये होती है मस्कुलैरिस म्यूकोसा, ये कौन सी होती है, मस्कुलैरिस म्यूकोसा, जो कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है, ये अंदर की साइड फोल्ड कर जाती हैं, लैमिना प्रोप्रिया में फोल्ड कर जाती है, और लैमिना प्रोप्रिया में फोल्ड होने की वजह से या फोल्ड हो जाने के बाद वो सिक्रेटरी सेल्स की तरह फंक्शन करने लग जाती हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, अगर मैं आपको जैसे नॉर्मली ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो मान लो ये हमारी क्या है, एक एपिथेलियम है, ठीक है, इस तरीके से ये एपिथेलियम है, जिसमें क्या है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये माइक्रोविलाई है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये यहाँ पे मान लो लैमिना प्रोप्रिया है, तो ये ऐसे एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर जाती है, लैमिना प्रोप्रिया में ग्रो कर जाती है। तो ये जो लैमिना प्रोप्रिया में ग्रो करी, इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें कुछ सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो डिफरेंट चीज़ों का सिक्रेशन करती हैं, उन सेल्स को हम पढ़ते हैं। सो देखिए, जो एपिथेलियल फोल्ड होती है तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट सेल्स होती हैं। सबसे पहले सेल्स आती हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूकस नेक सेल, ठीक है, जो एपिथेलियम मतलब जो हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसी के आसपास होती है। म्यूकस नेक सेल क्या करती हैं, रिलीज करती हैं 1 to 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl। अब देखो, म्यूकस नेक सेल होता किस वजह से है, आप अभी पढ़ोगे कि होता क्या है कि ये जो हमारी पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल भी हम जिन्हें बोलते हैं, ये HCl प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारी जो लेयर्स होती हैं स्टमक की उसे डैमेज ना कर दे, इसके लिए म्यूकस नेक सेल म्यूकस की एक मोटी सी क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं, ताकि वो HCl से प्रोटेक्ट कर सके स्टमक को। फिर हम बात करते हैं पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल की, तो मैंने आपको बताया कि ये HCl रिलीज करती है और एक CIF नाम का फैक्टर रिलीज करती है। CIF को हम बोलते हैं कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बोलते हैं, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर करता क्या है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब ये विटामिन B12 क्यों, ये विटामिन B12 करता क्या है, ये जो विटामिन B12 होता है ये RBC यानी रेड ब्लड सेल्स के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, तो इसके लिए विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एकदम बेसल्स पे प्रेजेंट होती हैं G सेल। कौन सी सेल, G सेल्स। ये G सेल क्या करती हैं, प्रेजेंट एट बेस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेस पे प्रेजेंट होती हैं, और ये एंडोक्राइन नेचर की होती है। एंडोक्राइन मतलब ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन करते क्या हैं, ये गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करती है, यानी यहाँ से जो भी जूस रिलीज होता है, यानी ये पीने वाला जूस नहीं है, ये जो भी मतलब डाइजेशन में हेल्प करते हैं जो केमिकल लिक्विड, उनको हम जूस कहते हैं, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, तो G सेल्स का ये काम होता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स पे आते हैं, जो है हमारी चीफ सेल्स। यहाँ पे पैराइटल सेल्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं कौन सी, चीफ सेल्स। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, चीफ सेल्स। चीफ सेल्स को हम जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। जाइमोजन सेल्स क्यों कहते हैं, जाइमोजन सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जाइमोजन से रिलीज करती है। अब ये जाइमोजन क्या होता है, जाइमोजन ग्रुप होता है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का। जाइमोजन क्या होता है, ग्रुप होता है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का। यहाँ पे मैंने देखो लिख भी रखा है। अब इसमें कौन कौन से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आते हैं, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सारे चीफ सेल सिक्रीट करती है। अब देखो, हम रोल पढ़ते हैं सबसे पहले विटामिन B12 का, उसके बाद HCl का रोल पढ़ेंगे। HCl का रोल इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और विटामिन B12 से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके घर पे कोई दवाई ले रहा है जिसमें क्या हो, खून की कमी हो, तो उस टैबलेट के ऊपर आप देखोगे जहाँ पे सॉल्ट लिखा होता है, वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड लिखा हुआ होता है। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है ये अब हम समझेंगे।
तो विटामिन B12 की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है आरबीसी की मैचुरेशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये इस चीज़ को समझते हैं कि मैचुरेशन में हेल्प कैसे करता है। तो देखो, जो हमारी इमेच्योर आरबीसी होती है ये साइज में बड़ी होती है, ठीक है, और इसका न्यूक्लियस होता है। विटामिन B12 क्या करता है, इसको मैच्योर करता है। मैच्योर करने के बाद इसका जो साइज होता है इमेच्योर आरबीसी की कंपैरिजन में छोटा होता है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एक नॉर्मल साइज हो जाता है जो एक नॉर्मल मैच्योर आरबीसी का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर विटामिन B12 एब्सेंट है, अगर विटामिन B12 एब्सेंट है तो क्या होगा, ये जो इमेच्योर आरबीसी है ये मैच्योर नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल से समझना चाहो कि आपको एक टॉफ़ी खरीदनी है, ठीक है, और वो टॉफ़ी आती है 5 रुपए की, लेकिन अगर आपके पास वो 5 रुपए नहीं है तो आप टॉफ़ी नहीं खरीद सकते। इसी तरीके से अगर आपके पास विटामिन B12 नहीं है आपकी बॉडी में तो आपकी जो आरबीसी है वो मैच्योर नहीं होगी। अब आरबीसी अगर मैच्योर नहीं होगी तो उसका साइज बड़ा ही रहेगा, क्योंकि इमेच्योर आरबीसी का साइज बड़ा होता है। अब जो मैक्रोफेजेस होते हैं, वो डिटेक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, देखेंगे कि इस आरबीसी का साइज तो बड़ा है, लेकिन साइज तो इसका नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन इसका साइज बड़ा है। तो वो मैक्रोफेज क्या करेंगे, उस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय समझेंगे कि वो समझेंगे कि यहाँ पे कोई एक तरीके से समझ लो आतंकवादी आ गया या कोई अटैक करने आ गया है, तो वो उस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आरबीसी का अगर डिस्ट्रॉय हो चुका है, अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई है तो खून की कमी होगी, ठीक है। लीड मैक्रोसिटिक अनीमिया, इसकी वजह से क्या होगा, हमें मैक्रोसिटिक अनीमिया होगा। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। मैक्रोसिटिक वर्ड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का साइज बड़ा था, इस वजह से क्या हुआ, आरबीसी का साइज बड़ा था, इस वजह से यहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करा गया, और उसको डिस्ट्रॉय करने की वजह से खून की कमी हुई, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं मैक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। इसे हम पर्नीशियस अनीमिया भी कहते हैं, और ये नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि माइक्रोसिटिक अनीमिया या पर्नीशियस अनीमिया होता क्या है। और एक बार तो ये पूछा गया था कि पर्नीशियस अनीमिया कहते किसे हैं, तो वो माइक्रोसिटिक अनीमिया को ही कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या होता है। देखो, जो हमारे बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो HCl रिलीज होता है वो H+ और Cl नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज होता है। ऐसा अब क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मान लो ये तो एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे HCl मौजूद है, तो आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो इस सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, स्टमक की, तो स्टमक में होता क्या है, आपने पढ़ा कि वहाँ पे जो म्यूकस चीफ सेल होती है वो पहले ही 2-3 mm की एक लेयर बना देती है म्यूकस सेल की, तो उसके अंदर जब H+ और Cl नेगेटिव मिलके HCl बनाते हैं तो वहाँ पे सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से H+ अलग रिलीज होता है, Cl अलग रिलीज होता है, और दोनों मिलके HCl बनाते हैं। अब HCl का काम क्या होता है, सबसे पहला स्टमक के pH को एसिडिक बनाता है। कितना pH होता है, 1.8। एक्टिव करता है जाइमोजेंस को, जो भी हमने जाइमोजन पढ़े जो चीफ सेल के द्वारा रिलीज होते हैं, जैसे पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, ठीक है, इन सबको एक्टिव करने का काम HCl का होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पैथोजन फूड के थ्रू आते हैं, जो पैथोजन फूड के थ्रू यानी जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फूड के थ्रू आते हैं, ये उनको भी किल करता है। ये क्या करता है, उनको किल करता है। इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट, जहां आप ब्लड से रिलेट कर पाओगे, क्या है कि ये फेरिक आयन होता है, ठीक है, आयन, फेरिक आयन जो होता है उसे कन्वर्ट करा जाता है फेरस आयन में, यानी Fe3+ को कन्वर्ट करा जाता है Fe2+ में HCl की मदद से। अब ये Fe2+ करता क्या है, आप जब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर तो वैसे कहीं दे नहीं रखी, लेकिन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में Fe2+ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका रोल होता है, Fe2+ का रोल होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, ये जब हम ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि Fe2+ HB के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो अगर Fe2+ नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, पहली बात, ठीक है, Fe2+ नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा या आरबीसीज नहीं बनेंगी, ठीक है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से अनीमिया हो जाएगा, तो इस अनीमिया को हम कहेंगे माइक्रोसिटिक अनीमिया।
इन केस ऑफ एक्लोरोहाइड्रिया यानी अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब्सेंस होता है, इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी क्योंकि Fe2+ नहीं बन रहा, Fe2+ नहीं बन रहा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। अगर हीमोग्लोबिन नहीं बना तो जो आरबीसी का साइज है वो नॉर्मल साइज से यानी जो मैच्योर आरबीसी का साइज होता है उसके साइज से स्मॉल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर उसका एक कंपोनेंट हीमोग्लोबिन नहीं है। अब अगर स्मॉल साइज हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से मैक्रोफेज आएगा, वो चेक करेगा, देखेगा इसका नॉर्मल साइज तो है नहीं, मतलब हो सकता है ये आतंकवादी हो, तो वो क्या करेगा, इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर से क्या हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगी। तो इस अनीमिया को हम नाम देते हैं Fe2+ डेफिशिएंसी अनीमिया, क्योंकि Fe2+ की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। या फिर हम इसे माइक्रोसिटिक अनीमिया भी कह सकते हैं। माइक्रोसिटिक क्यों, क्योंकि आरबीसी के स्मॉल साइज की वजह से हुआ है, इसलिए इसे माइक्रो कहा गया है। मैक्रो हमने विटामिन B12 में क्यों कहा था, क्योंकि वहां पे बड़े साइज की वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि पर्नीशियस अनीमिया किसे कहते हैं। पर्नीशियस अनीमिया मैक्रोसिटिक अनीमिया को कहते हैं। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन की, यानी जो भी सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस में उसमें क्या क्या होता है, उसकी पीएच क्या होती है। तो पीएच की बात करें 1.5 से 2.0 के बीच में होता है, लेकिन आप नॉर्मली 1.8 याद रख सकते हो, ठीक है। इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, HCl रिलीज होता है तो ये एसिडिक होगा। 2 से 3 लीटर पर डे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश हो जाता है इन्फेंट और एडल्ट में, वो क्या है, वो है प्रोरेनिन के लिए। जैसे इन्फेंट में भी HCl रिलीज होता है, एडल्ट में भी HCl रिलीज होता है। इन्फेंट में भी पेप्सिनोजन रिलीज होता है, एडल्ट में भी रिलीज होता है। इन्फेंट में भी गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज होता है, एडल्ट में भी गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज होता है। इन्फेंट में भी म्यूकस रिलीज होता है, एडल्ट में भी म्यूकस रिलीज होता है। लेकिन इन्फेंट में प्रोरेनिन रिलीज होता है। प्रोरेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में प्रोरेनिन अब्सेंट होता है, एडल्ट में प्रोरेनिन अब्सेंट होता है, ठीक है। और एडल्ट में अगर हम बात करें क्या होता है प्रोरेनिन की जगह, तो यहाँ पे शायद काइमोट्रिप्सिन होता है, ठीक है। तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये जो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला टॉपिक है और जो हमने सलेवरी ग्लैंड पढ़ा ये आपको कंप्लीट आ गया होगा। इसमें आज हमने जो वीडियो देखी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका विटामिन B12 एंड HCl का रोल और इनके सिक्रेशन के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के जो ग्लैंड्स हमारे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे।